हाँ तो भाई हम पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और प्रकाश का परावर्तन में हम पढ़ा चुके थे प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब पढ़ाए थे, उसके बाद हम आज क्या पढ़ाएंगे। तो प्रतिबिंब बताए थे कि पिछला क्लास में दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम आज काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब को क्लियर करके दर्पण के बाद दर्पण पर चलेंगे। तो आप लोग इस बोर्ड स्टडी क्लासेस को आप लोग शेयर हमेशा करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, अभी को बढ़ाते रहिए भाई लोग। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी जो 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा ना, बोर्ड 10th वाला, उसमें अच्छा रैंक लाए, अच्छा नंबर लाए, और वो भी अपने घर परिवार में अच्छा नाम कमाए। क्योंकि अच्छा नाम आएगा ना भाई, जीवन में आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके जाइए। खराब करने से एक अर्थी, जब आपका अर्थी भी जाएगा तो एक ही टाइम होगा कि आप कितनों भी गंदा काम करेगा ना, वहां आपको सही बोलेगा क्योंकि जैसन था बेचारा सही था। लेकिन आप जीवन में आए हैं तो अच्छा काम करिए और समाज की कुछ करिए कि समाज आपको याद करे, और आप उस समाज में ना हो तो आपका उस कमी का अभाव हो उस समाज का, ऐसा काम करिए। तो आप लोग को हम प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जिसमें प्रतिबिंब पढ़ाए थे कि प्रतिबिंब बताए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश से किरणें परावर्तन के बाद जो जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को उस स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज हम वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम दर्पण पढ़ाएंगे, और उस पर फिर आज की क्लास एंड करेंगे। बस 3 टॉपिक आज लेंगे बस। तो आप लोग ये जो बोर्ड स्टडी क्लासेस है ना भाई, एकदम हमेशा सब्सक्राइब करते रहिए। तो लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। हम वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा रहे हैं, और मैथ में राहुल भी आप लोग को पढ़ाए होंगे वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक वास्तविक बहुत वास्तविक है, आप लोग लगे रहिए, सब वास्तविक से लगे रहिए। वास्तविक मतलब एक होता है रियली, उसमें लगे रहिए आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि जब कोई स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किरणें परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। रियल इमेज इसको बोला जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब के दो प्रॉपर्टी आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में हर हमेशा पूछता है। वह कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बता रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है। तो कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग क्लियर हो गया। तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिए, तो आभासी प्रतिबिंब लिखिए। कहता है कि आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो आभासी प्रतिबिंब जब कोई प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, या तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। आप लोग दर्पण देखे होंगे, तो दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उसको उल्टा होता है हमेशा। जब आप दर्पण में देखिएगा ना, तो राइट हैंड को चलाइएगा ना, तो लगेगा कि हम लेफ्ट हैंड को चला रहे हैं। तो आप लोग उस सब ध्यान दीजिएगा। तो आभासी प्रतिबिंब आप लोग लिखिए। जब
किसी प्रकाशीय स्रोत से आती प्रकाशीय किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को एक और नाम है जिसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको बोला जाता है इंग्लिश में इमेजिनरी इमेज, शायद बोला जाता है विजुअल इमेज, जिसे मतलब कि हम लोग कल्पना करते हैं। तो आप लोग इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब के दो टॉपिक बताते हैं, दो ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑब्जेक्टिव बताते हैं, उसको आप लोग याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के पीछे उल्टा होता है और उसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, बट काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के पीछे हमेशा सीधा होता है और उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब क्लियर होगा आप लोग को। तो आज हम आप काल्पनिक प्रतिबिंब हम आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं और प्रतिबिंब क्लियर करने के बाद आप लोग को हम आज दर्पण पढ़ाएंगे। अरे दोस्तों इस जमाने में क्या हो गया। आप लोग को पारदर्शी अपारदर्शी और प्रभासी बता दिए थे भाई। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये सब हमेशा रिवीजन करते जाएगा एवरीडे सवेरे। आप लोग तो सवेरे उठिए, आराम से फ्रेश हुए और जो लिखा रहे हैं उसको एक बार आराम से खोल के देख लीजिए और देखने के बाद आप लोग को जो काम है स्कूल जाना है स्कूल जाइए। आप लोग जो करते रहिए और फिर बोर्ड स्टडी क्लासेस से जुड़िए और इसका क्लास करिए, नोट्स बनाइए, फिर इसका रिवीजन करिए। आप लोग तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही नंबर फाड़ दीजिएगा जी। बस खाली जैसे जैसे बताते, आप लोग से ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे हैं, बस खाली ये काम आप लोग करते जाइए, सवेरे उठ के रिवीजन करिए और जितना बता रहे हैं हम लोग उतना करिए आप लोग। तो आप लोग दर्पण आज पढ़ाएंगे। तो दर्पण कहता है कि दर्पण क्या है। तो दर्पण होता कुछ नहीं है, दर्पण एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह मतलब कि आप लोग को हम पहले भी बताए थे कि परावर्तक सतह होता क्या। तो परावर्तक सतह वैसा सतह होता है जिससे प्रकाश पार नहीं करता है, यानी कि प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यानी कि प्रकाश को लौटा देता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। यानी कि वही परावर्तक सतह के जैसा दर्पण भी काम करता है। तो दर्पण कुछ होता नहीं। तो दर्पण की आप लोग परिभाषा लिखिएगा, इसको इंग्लिश में शायद मिरर बोला जाता है। दर्पण एक परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण एक परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का परावर्तन सही तरीके से होता है। बस दर्पण आप लोग लिखिए और दर्पण लिखने के बाद आप लोग को बताएंगे कि दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो दर्पण आप लोग लिख लिए होंगे। तो दर्पण को इरेज करने के बाद हम अभी समतल दर्पण और गोलीय के दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। ला 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 ला।
आप लोग को दर्पण बता दी है। दर्पण बताने के बाद हम अभी समतल दर्पण में गोलीय दर्पण बताएंगे। देख लेते हैं समतल दर्पण में गोलीय दर्पण में बुक क्या देता है। कुछ ज्यादा नहीं दिया हुआ है इस पे। समतल दर्पण कहता है, समतल दर्पण आप लोग से डिफिनेशन नहीं पूछेगा। समतल दर्पण एक छोटे सिंपल से मानिए कि वो समतल रहेगा, यानी कि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो ग्राउंड देखे ना जी, ग्राउंड देखे यानी कि जिस पर बॉल भी रहता है, उधर बागर जिधर फील्डिंग करते हैं उधर रहता है उस खाबर। लेकिन जब जहाँ क्रिकेट आप लोग खेलते हैं जहाँ पे बॉल आप लोग को मेन क्रीज होता है वो देखिए एकदम समतल होगा, तो वही चिकना सपाट होता है। दर्पण का एक वैसा भाग जो पूर्णतः सपाट हो, पूर्णतः चिकना हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिखने का मन होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, काहे एक चीज छोड़े हम भाई। दर्पण का वैसा भाग, आप लोग को दर्पण से उतना मतलब नहीं रहता है यार, तो काहे गर्ल्स लोग के ज्यादा रहता है दर्पण का वैसा भाग जो पूर्णतः समतल या सपाट हो। इसी को चिकना बोला जाता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण आप लोगों का क्लियर हो गया ना भाई। तो समतल दर्पण को क्लियर होने के बाद आप लोग गोलीय दर्पण पे चर्चा करेंगे आप लोग के सामने। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? तो गोलीय दर्पण दर्पण का ही एक भाग है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय दर्पण दर्पण का ही एक भाग है। तो और वो कैसा होता है भाई? तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण का एक वैसा भाग जो गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दोनों उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे आज, और उसके बाद कुछ बता देंगे कि दर्पण कौन दर्पण में कहाँ इमेज बनता है, कहाँ पे वस्तु रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा। बस वही सब क्या चर्चा करने के बाद आज का क्लास एंड करेंगे। तो समतल दर्पण हो गया। और समतल दर्पण क्या प्रॉपर्टी भी लिखा देते हैं। कहता है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण का पहला प्रॉपर्टी कहता है कि समतल दर्पण के आगे आप जितना दूर कोई वस्तु के रखेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। कहता है समतल दर्पण में कि समतल दर्पण में आप किसी वस्तु के जितना आगे रखिएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। नहीं समझे होंगे आप लोग के फिगर के सहारे समझाएंगे हम। आप लोग समतल दर्पण एक दिखाएं फिर से। समतल दर्पण का एक नमूना आप लोग देखिए यहाँ पे। समतल दर्पण का एक जस्ट नमूना है ये। इसको मानिए देखिए आप लोग, देखिए यहाँ से दिख रहा है, दिखा रहे हैं ना, तो लग रहा है कि अंदर लग रहा है कि बहुत नजदीक है, जो मार्कर है मिरर में बहुत नजदीक है, बट इसको थोड़ा दूर किए तो ये बहुत इससे पहले के अपेक्षा कुछ ज्यादा गहरा, मतलब कि कुछ ज्यादा दूरी दर्पण मिरर थी उसका इमेज दिख रहा है। और जब यहाँ किए तो बहुत दूरी दिख रहा है। तो यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा है कि जितना नजदीक आप दर्पण से दूर रखिएगा थी को, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को, मतलब मेरा कहने का मतलब है किसी मिरर के सामने आप जितना दूर पर किसी ऑब्जेक्ट के रखिएगा उतना ही दूर पर आपका इमेज बनेगा। तो आप लोग को एक बार फिर से हम ई बोर्ड पे फिगर के सहारे बता देते हैं। मान लीजिए कि ये दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखा है। तो डीपी दीदी, आप लोग तो डीपी दीदी को तो फेमस से कर दीजिए। ये डीपी दीदी है, आई है एकदम पूरा बाल वगैरह झाड़ के, देखिए डीपी दीदी। मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी है डीपी दीदी।
तो हम मेरा कहने का मतलब ये है ना भाई, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितना दूरी ये डीपी दीदी खड़ी है उतना ही गहराई में दर्पण में गहराई दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोग को आभास करना होगा। समतल दर्पण का तो प्रॉपर्टी ही बता रहे हैं आप लोग को। समतल दर्पण में जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है, और वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कहता है कि डीपी दीदी जितना दूरी पर मिरर से होगी, इसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर, मान लीजिए कि यहाँ इसका यहाँ प्रतिबिंब बना डीपी दीदी का, ये भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जितना दूरी पर आप लोग किसी दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखेगा, उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। पहला ऑब्जेक्ट, पहला लिखिएगा इसका समतल दर्पण का गुण में, पहला गुण समझ में आ गया तो आप लोग लिखिएगा पहला गुण, आप लोग नोट्स में कर लिखिएगा समतल दर्पण का गुण। ऑब्जेक्टिव मतलब कि 2-3 नंबर में पूछता है जी, मतलब पूछ देगा आप लोग से कि समतल दर्पण का गुण लिखें, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि इनमें से समतल दर्पण का मुख्य गुण कौन सा है। तो आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा। तो पहले नंबर लिख लीजिए आप लोग समतल दर्पण का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग नंबर देख के गुण नहीं लिखिएगा, आप लोग एरो का चिन्ह लगाइए और लिखिए। पहला एरो लगाइए, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा लगाइए, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक चीज आप लोग को हम बता दें, अभी याद आ गया, कहता है कि समतल दर्पण पर यदि लंबवत कोई किरण पड़ रही है, कहता है समतल दर्पण पर यदि लंबवत कोई किरण पड़ रही है तो वही लंबवत पर किरण टकरा जाएगी, मतलब कि वही लंबवत पर किरण मुड़ जाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है मेरा भाई, और 90 डिग्री से कोई किरण इस पर पड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि इस पर जो किरण आई ना भाई, सब 90 डिग्री बना के, तो बिना किसी घबराहट के ना तो इधर मुड़ेगी ना तो इधर मुड़ेगी। और समतल दर्पण का मेन गुण है क्या, समतल दर्पण का गुण जो है ना, दर्पण का पहला गुण तो क्या है कि वो प्रकाश को पार नहीं होने देगी। सबसे बड़ी बात, दर्पण का गुण है कि प्रकाश को तो पार होने नहीं देगी। तो आप लोग देखिएगा तो प्रकाश को पार नहीं होगा, और ना ही इधर मुड़ेगा और ना ही इधर मुड़ेगा। तो मुड़ेगा किधर, तो आप लोग याद रखिएगा कि वही 90 डिग्री पर वो मुड़ जाएगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है जिधर से आई है 90 डिग्री बनाकर, उधरे 90 डिग्री बनाकर घूर भी जाएगी। एक इसका प्रॉपर्टी ये भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसमें जितना दूर वस्तु होती है, जितना, जितना जीतन राम मांझी, वो जितना उसको नहीं बोल रहे हैं हम, वो जितना मतलब कि समझ ही रहे हैं आप लोग। जितना दूर वस्तु होगी उतना ही दूरी दूर प्रतिबिंब, अर्थात E इक्वल टू भी। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यू किसे कहते हैं और भी किसे कहते हैं। तो आप लोग को बता दें, यू कहते हैं हम लोग वस्तु के दूरी को, और भी कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब के दूरी को। आप लोग लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग अपना कॉपी में लिखिएगा, काची लिखिएगा, यू डिनोट किया जाता है वस्तु की दूरी को, और भी डिनोट किया जाता है प्रतिबिंब की दूरी को, अर्थात ई इक्वल टू भी। आप लोग लिख लिए ना। अब चौथा में लिखाते हैं, चौथा में बुक से देख लेते हैं कुछ, बुक से मेरा इतना मेरा दिमाग में और कुछ तो देख लेते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है,
हाँ, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चार गो हो गया, और बहुत सारा आप लोग किताब पढ़िएगा तो देखिएगा बहुत सारा इसमें लिखा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। एक चीज और, आप लोग इतना इरेज करते हैं, आप लोग इतना लिख लिए होंगे, तो इसके बाद हम बताते हैं विथ जस्ट जो समतल दर्पण में जो वस्तु बनता है ना दोस्त, वस्तु का जो इमेज बनता है ना, जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही इमेज का आकार होगा। कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई समतल दर्पण है और ये 2 फीट का कोई ऑब्जेक्ट है, 2 फीट का, इसका ऊंचाई 2 फीट है और इसका प्रतिबिंब मानिए 2 सेंटीमीटर पर है, तो 2 सेंटी पर 2 फीट का यहाँ पे कोई वस्तु का इमेज बनेगा। मेरा बात को आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग समझिएगा। मेरा कहने का मतलब है, एक तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग बताएं, देखिए जितना दूरी पर कोई वस्तु के रखिएगा उतना ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग बता रहे हैं इसमें, इसी में भी कहते हैं कि जितना ऊंचाई यानी कि जितना बड़ा आकार वस्तु का होगा उतना ही बड़ा इमेज का आकार होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग लिखिएगा इसमें पांचवा है वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार बराबर होता है, बराबर होता है। और आगे बताता है, आगे कहता है दर्पण की वस्तु के प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। अभी पार्श्व परिवर्तन आप लोग को बताएंगे हम। और उसके बताते हैं प्रतिबिंब भासी होता है, इसे पर्दे पर उतारना चाहिए। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु होता है। और इसमें बताए थे भी कि दर्पण वस्तु के पीछे बनता है और इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताए भी है और वो लिखा भी रहे हैं आप लोग को, इसको बोल देते हैं। कहता है कि इसमें बना प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। दर्पण का गुण, समतल दर्पण का गुण यहाँ पे खत्म हम लोग करते हैं। अब तुरंत जस्ट अभी बताते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण के बारे में अभी चर्चा करेंगे। और उसके बाद 2 दर्पण गोलीय दर्पण होता है, होता है अवतल गोलीय दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण। तो दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग बोर्ड स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर। पढ़ाई इतना करिए ना भाई, आप लोग हिला दीजिए धर के पढ़ाई को। पढ़ाई कुछ उतना हार्ड नहीं है, आप लोग हार्ड बना के रख दिए हैं। कहता है कि अपने मंजिल को जो नहीं पाया वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। अपने मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया। कुछ कुछ शायरी इसी प्रकार का था, भुला रहे हैं, कल इसको बताएंगे देखकर। अभी पढ़ेंगे गोलीय दर्पण हम लोग। तो लिख लीजिए आप लोग गोलीय दर्पण क्या होता है, फटाफट लिखिए। दर्पण का वैसा भाग दर्पण का वैसा भाग जो गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है भाई। यहाँ पे जस्ट लिख लीजिएगा, इसका 2 प्रकार होता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है।
फटाफट लिखिए आप लोग। तो इसको इरेज करते इतना आप लोग लिख लिए होंगे। उसके बाद हम अभी गोलीय दर्पण के दो भाग, पहला लिख लीजिए उत्तल गोलीय दर्पण, और दूसरा है अवतल गोलीय दर्पण। इतना आप लोग लिख लिए होंगे। इतना लिख लिए होंगे तो आप लोग हम इसको इरेज करते हैं। तो आप लोग को बता देते हैं कि जो बोर्ड स्टडी क्लासेस है इसमें आप लोग का जो मैनेज करते हैं चंदन जी हैं। जो बोर्ड स्टडी क्लास में जो वीडियो डालने वगैरह का काम करते हैं, कट वगैरह करने का जो होता है, शॉर्ट वीडियो डालने वगैरह, मतलब कि सब चंदन जी का काम है। और राहुल भैया तो आप लोग को पढ़ा ही रहे हैं मैथ। और जो अब मैथ पढ़ाने के बाद एक चैप्टर जो इंड होगा उसके बाद आप लोग को राहुल भैया कौन सा चैप्टर लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे का ज्योग्राफी के लेंगे, हमको पता नहीं, अब उनका मन जाने। हम तो इसको खत्म करने, एक चैप्टर खत्म करने के बाद ज्योग्राफी मतलब कि हिस्ट्री एक फिक्स है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका पढ़ाएंगे, इतना मजा से पढ़ाएंगे दोस्त। उसके बाद पढ़ाएंगे बायो, पहला चैप्टर है जैव परक्रम, उसको पढ़ाएंगे, बस बायो भी मस्त पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट देंगे आप लोग को बायो में, टेंशन मत लीजिएगा। तो आप लोग समतल दर्पण के बारे में बता दिए हैं और गोलीय दर्पण के बारे में बता दिए हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल गोलीय दर्पण, एक होता है अवतल गोलीय दर्पण। तो उत्तल गोलीय मतलब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप लोग समझिए गोलीय दर्पण जो गोल होता है, तो गोलीय दर्पण है, मान लीजिए कि कोई गोल है, गोल मिरर है, तो इसी को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग इधर आ गया ऐसे और एक भाग इधर आ गया ऐसे। तो यही दोनों गोलीय दर्पण का एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। तो कहा जाता है जिसका उभरा हुआ भाग, जिससे प्रकाश का परिवर्तन उभरा हुआ भाग से होता हो, उसे कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। और जिससे प्रकाश का परिवर्तन दबा हुआ भाग यानी कि घुसा हुआ मतलब कि दबा हुआ भाग से होता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग देखिएगा, लिखिएगा। चल नहीं रहा है सही यार। गोलीय दर्पण का वैसा भाग वैसा भाग चल नहीं रहा। गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिससे जो गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका यानी कि जिससे प्रकाश का परिवर्तन उभरी भाग से होता हो, यानी कि इसका डिफिनेशन बन जाएगा गोलीय दर्पण का वैसा भाग जो यानी कि जिससे प्रकाश का परिवर्तन उभरी हुई भाग से होता हो, यानी कि उभरा हुआ गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिससे प्रकाश का परिवर्तन, जिसमें उभरा हुआ भाग से प्रकाश का परिवर्तन, गोलीय दर्पण, ओहो यार इरेज कर रहा, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन उभरा हुआ भाग से होता हो। आप लोग को दिख रहा है? उभरा हुआ भाग से होता हो, उससे गोलीय उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब कि ड्रा कर लीजिएगा। इस प्रकार का होता है उत्तल दर्पण। ये होता है इसका रंगा हुआ भाग, यानी कि इसको ये और डिफिनेशन को बड़ा कर सकते हैं, यानी कि लिख दीजिएगा कि जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ होता हो और बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से लिखिएगा,
कि गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिससे बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो और आंतरिक भाग रंगा हुआ होता हो, उसे हम लोग उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। और अवतल गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अवतल गोलीय दर्पण वैसा दर्पण को कहते हैं, वैसा गोलीय दर्पण को कहते हैं जिससे आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो और बाहरी भाग रंगा हुआ होता हो, उसे अवतल गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप लोग उत्तल गोलीय दर्पण के बारे में लिख लिए होंगे, तो अवतल गोलीय दर्पण के बारे में लिखिएगा। परिभाषा अपना है, अब जो आगे जो सही आप लोग को समझ में आ रहा है, जिस प्रकार से समझ आ रहा है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो आप लोग का रिजल्ट खुद क्लियर हो जाएगा भाई। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण के बाद हम अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो और आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो। चल नहीं रहा है आज भाई, सही इंक डालना पड़ेगा। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर इस प्रकार से आप लोग डिनोट कर लीजिएगा। तो आप लोग को आज दर्पण बता दिए हैं, क्या चीज लिखे हैं। देखिए, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ, देखिए बाहरी भाग रंगा हुआ है और आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि इधर प्रकाश जाएगा तो ऊपर पार नहीं करेगा प्रकाश, यानी कि प्रकाश लौट जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देखिए। मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश जा रहा है, तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है, अवतल दर्पण में कहता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ, देखिए बाहरी भाग ही रंगा हुआ है, बाहर वाला भाग है, ये सब रंग दिए हैं। आप लोग कल्पना करिए कि रंगा हुआ है, तो रंग दिए हैं, तो कहते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो और आंतरिक भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के मतलब क्या, आप लोग के बारे में पहले भी हम बताएं। प्रकाश का परावर्तन का मुख्य बात यह है, उसका मुख्य मतलब यह है, मेन मतलब यह है, यानी प्रकाश को लौटा देना। यानी कि लौटा देगा कैसे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, इधर से प्रकाश गया और इधर प्रकाश लौट आया, तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, कहने का मतलब यह है, देखिए इसका आंतरिक भाग यानी धंसा हुआ भाग से हो रहा है कि नहीं परावर्तन, यानी कि धंसा हुआ भाग से प्रकाश नहीं लौट रहा है, भाई प्रकाश लौट रहा है, तो यही दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या था, इसको इरेज करने के बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आप लोग अभी तुरंत बता देते हैं, अच्छा से क्लियर कर देते हैं और उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप लोग अंतर समझिएगा कि अंतर क्या है। अंतर अलग से लिखाएंगे नहीं, बस समझा देंगे आज, बस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अंतर क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और इसका उत्तल दर्पण के हम क्या परिभाषा लिखाए हैं, जिस बाहरी की उठा हुआ भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, यानी कि इधर मुख है, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा रंगा हुआ भाग, यानी कि उठा हुआ भाग की तरफ रंगा हुआ होगा, इसका मुख अच होगा। इसको हम लोग कह देंगे उत्तल दर्पण और इसको बोल देंगे अवतल दर्पण।
तो समझिएगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए हम लोग उत्तल दर्पण में बताए हैं कि गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ हो और बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो समझिएगा, देखिए मान लीजिए कि ये आंतरिक भाग रंगा हुआ है कि नहीं भाई, देखिएगा आराम से आप लोग देखिए, ये देखिए आंतरिक भाग यानी कि अंदर वाला भाग किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई कटोरा वगैरह आप लोग को लोटा वगैरह है, तो लोटा का देखिएगा आंतरिक भाग किसे कहते हैं, यानी कि अंदर वाला भाग को, बाहरी भाग धंसा होता है। तो जिसी प्रकार से धंसा हुआ भाग को हम लोग बाहरी भाग कहते हैं और अंदर वाला भाग को हम लोग आंतरिक भाग कहते हैं। उसी प्रकार देखिए ये धंसा हुआ नहीं है जी, इधर नहीं लग रहा है कि धंसा हुआ है, तो यही धंसा हुआ भाग रंगा है इसका, और बाहरी भाग यानी कि जो उठा हुआ है उसको बाहरी भाग कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा क्या लिखाए थे, यानी कि गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका आंतरिक भाग रंगा हुआ हो और बाहरी भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या बताए थे, जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ हो और आंतरिक भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो आप लोग उत्तल दर्पण देखिए, परिवर्तन के मतलब क्या बताए थे, परावर्तन के मतलब कि पहले ही हम लोग बता दिए थे कि परावर्तन का मुख्य बात है प्रकाश का लौटाना, और इसमें प्रकाश इधर जाएगी तो इधर लौट आएगी। तो देखिए इधर देखिए, ये आंतरिक भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है और बाहरी भाग से प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में आप लोग पहला अंतर ये लिखिएगा, इसमें लिखिएगा उत्तल दर्पण में कि इसमें प्रकाश का परिवर्तन उठा हुआ भाग से होता है और इसमें प्रकाश का परिवर्तन धंसा हुआ भाग से होता है। और इसमें लिखिएगा कि इसका आंतरिक भाग रंगा होता है और इसका बाहरी भाग रंगा होता है। और इसका लिखिएगा इसमें प्रकाश का परिवर्तन किधर से होता है, उठा हुआ भाग से, इसमें आंतरिक भाग से। बस आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, तब तक के लिए आप लोग, आज हम क्लास को एंड करते हैं। बाकी आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम उपासर परिवर्तन बताएंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे कि दर्पण में इमेज कहाँ कहाँ बनता है, वस्तु कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, खुद को ध्यान रखिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए।